नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अपने विश्व इतिहास के बारे में कक्षा 10 की एनसीईआरटी का अध्याय 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इस चैप्टर में हम लोग इंडो चाइना के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें जो है वो जानने को मिलेगी। तो देखिए, तो वियतनाम को औपचारिक रूप से 1945 में, यानी कि भारत से भी पहले आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, तो भारत से भी पहले आज़ादी किस तरीके से मिली थी? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जापान ने सन 1940 में वियतनाम पर कब्जा कर लिया था। और राष्ट्रवादी जो नेताओं थे, तो नेताओं के बीच जब एक तरीके से लड़ाई हुई, तो फ्रेंच और जापानी लीग ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, तो वियतनाम से नाम से जाना जाने लगा, जिससे जापानी हुकूमत के खिलाफ जो है उस समय लड़ाई लड़ी गई। और जो वियतनाम है वो साल 1945 में एक तरीके से आज़ाद हो गया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का निर्माण हुआ, जिसके चेयरमैन बने हो ची मिन। तो उसके बाद भी एक तरीके से इतना सब होने के बाद भी वियतनाम को 30 सालों तक संघर्ष करना पड़ा। और इंडो चाइना पर केंद्रित इस अध्याय में हम लोग प्रायद्वीप की एक महत्वपूर्ण देश वियतनाम के बारे में एक तरीके से पढ़ेंगे। वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ, तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने एक तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में देखा था, तो बिल्कुल इसका एक तरीके से बिल्कुल डिफरेंट वे था एक तरीके से इसमें राष्ट्रवाद का उदय होने में। तो वियतनाम राष्ट्रवाद औपनिवेशिक, तो औपनिवेशिक का अर्थ होता है एक तरीके से कॉलोनियल। तो देखिए, कॉलोनियल बेसिकली इसे कहा जाता है जब कोई मानकर चलिए जैसे भारत में एक तरीके से अंग्रेज आए थे। तो सन 1600 में आप लोगों को पता ही होगा कि अंग्रेज आए थे, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक तरीके से अंग्रेजों की प्रशासत होती थी, यानी कि तादाद जहाँ पर होती थी, आबादी आप कह लीजिए, जहाँ पर अंग्रेजों की आबादी ज़्यादा होती थी, तो उसे हम कहते थे कॉलोनियल। तो इसी तरीके को जो है हम बेसिकली औपनिवेशिक कहते थे। तो राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ। तो वियतनाम के विभिन्न समुदाय को मिलाकर आधुनिक वियतनामी राष्ट्र की स्थापना की आंशिक रूप से उपनिवेशवाद का योगदान रहा। तो दूसरी तरफ यह भी सच था कि एक तरीके से जो राष्ट्र है वो राष्ट्र रूप स्वरूप औपनिवेशिक वर्चस्व के खिलाफ चले संघर्षों से ही तय था। तो हम लोग इंडो चाइना के ऐतिहासिक अनुभवों को भारत के अनुभवों से मिलाकर देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो समाज है और उपनिवेशिक साम्राज्य का आचरण है और उसके तौर तरीके हैं वो किस किस तरीके से अलग थे। और दोनों जगह जो है वो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन अलग अलग तरीकों से किस तरीके से आगे बढ़ा, और भिन्नताएं और समानताओं को देखते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से कि किस तरीके से जो दुनिया है उसके भिन्न भागों में राष्ट्रवाद जो है वो किस किस तरीके से विकसित हुआ, और उसमें समकालीन विश्व की रंगत सूरत तय करने में कितनी अहम भूमिका अदा की। तो इस चैप्टर के माध्यम से एक तरीके से हम वियतनाम के बारे में बेसिकली हमें पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही साथ हम लोग भारत और वियतनाम में कंपेयर करके देखेंगे कि किस तरीके से जो समानताएं हैं या भिन्नताएं हैं वो किस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यही सभी जो है हम अपने इस दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले में ही आप लोगों को एक तरीके से एक मानचित्र दिख रहा होगा जो कि इंडो चाइना का नक्शा है। तो अब हम इंडो चाइना को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो वर्तमान यानी कि जिसे हम आधुनिक वियतनाम कहते हैं, वो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के इलाकों को हम इंडो चाइना कहते हैं। जैसे आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो इस पूरे जो क्षेत्र है, ये इस पूरा जो आप क्षेत्र जो मानचित्र में देख पा रहे हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं? इंडो चाइना। तो इसी क्षेत्र को हम इंडो चाइना कहते हैं। आखिर ये नाम किस तरीके से पड़ा, इस चीज़ के बारे में हम लोग अपना जब पूरा चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, इसमें भी हम लोगों को जानने को मिलेगा। तो आप लोगों को अब तो ये चीज़ पता चल गई कि इंडो चाइना किसे कहते हैं। ऑलराइट। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या बताने की कोशिश की गई है। तो पहला हेडिंग आप देख ही सकते हैं कि चीन के साय से आज़ादी। तो चीन के साय से किस तरीके से जो आज़ादी है वो वियतनाम को मिली। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडो चाइना जो कि 3 देशों से मिलकर बना है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो इन तीनों देशों से मिलकर जो है वो इंडो चाइना बना है, जैसा कि हम लोगों ने अपने मानचित्र एक में भी देखा।
तो इस पूरा पूरे इलाके में एक तरीके से अगर हम लोगों को इसका इतिहास पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि इसमें बहुत सारे समाज के लोग रहते थे, यानी कि एक तरीके से इसमें बहुत सारी मिक्स जो है वो जातियाँ रहती थी। ठीक है, तो शक्तिशाली इस पूरे साम्राज्य पर शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था, जो कि आज के उत्तरी और मध्य वियतनाम कहा जाता है। जब वहाँ पर एक तरीके से स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई, वो भी साल 1945 में, तो वहाँ के शासकों ने न केवल चीनी शासन व्यवस्था को बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा। तो वियतनाम उस रास्ते से भी जुड़ा था जिसे हम समुद्री सिल्क रूट कहते थे, जिसके बारे में हम लोगों ने अपनी कक्षा 7 के एनसीईआरटी में डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो भारत और चीन है वो रेशम मार्ग के द्वारा अपने आयात निर्यात को करता है, यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को करता है। ठीक है, तो इस रास्ते से वस्तुओं और लोगों के आचार विचारों को खूब आवाजाही चलती थी और व्यापार के अन्य रास्तों के माध्यम से वियतनाम दूरवर्ती इलाकों से भी जुड़ा रहता था, जहां गैर वियतनामी समुदाय जैसे खमेर और कंबोडियाई समुदाय रहते थे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जिसे आप नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए, तो इसमें आप फाइको बंदरगाह देख पा रहे होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज़ को भी याद करेंगे। तो इस बंदरगाह की जो स्थापना है वो पुर्तगाली व्यापारियों ने की थी, और उन बंदरगाहों में से जिनका यूरोपीय व्यापारी कंपनियां 19वीं सदी से काफ़ी पहले से इस्तेमाल करने लगी थी। तो फाइको बंदरगाह के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई। अब बात करते हैं हम औपनिवेशिक वर्चस्व और उसके प्रतिरोध के बारे में। सॉरी, ठीक है, तो ये हेडिंग आप लोगों ने देख ही लिया। तो देखिए, ये तो हो गया एक तरीके से इंडो चाइना का इंट्रोडक्शन। तो अब बात करते हैं एक तरीके से जो फ्रांसीसी का कब्जा था, यानी कि जो फ्रांसीसियों का कब्जा था वियतनाम पर, वो किस तरीके से था। तो फ्रांसीसी का कब्जा होने के बाद जो था वो वियतनामियों का पूरी तरीके से जो जीवन था वो बदल गया था, और जीवन के हर एक मोर्चे पर जो जनता का औपनिवेशिक शासकों के साथ टकराव था वो अब होने लगा था, क्योंकि फ्रांसीसियों का जो नियंत्रण था वो सबसे ज़्यादा तो सैनिक और आर्थिक मामलों में ही दिखाई देता था। लेकिन वियतनामी जो थी, एक तरीके से उनकी संस्कृतियों को तहस नहस उन्होंने कर दिया था, और उन्होंने सुनियोजित प्रयास किए, और फ्रांसीसियों ने उनके वर्चस्व का एहसास करवाने वाली हर चीज़ों के खिलाफ वियतनामी समाज के हर तबके से जमकर संघर्ष किया, और यहीं से वियतनाम राष्ट्रवाद के बीज पड़े। ठीक है, और उसके बाद हुआ क्या कि जिस देखिए, इस चित्र के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हुआ क्या कि फ्रांस की जो सेना थी उसने 1858 में, यानी कि 1858 में वो वियतनाम पहुंची, और 1880 के दशक के मध्य तक पूरे उत्तरी इलाके पर फ्रांसीसी सेना का कब्जा हो चुका था, और फ्रांस और चीन की लड़ाई के बाद फ्रांस का नियंत्रण टोकिन और अनम पर भी हो गया। और इसी तरीके से 1887 में फ्रेंच इंडो चीन का निर्माण हुआ। तो एक तरीके से फ्रेंच इंडो चीन का जो गठन है या निर्माण है वो कब हुआ, 1887 में। तो आप ये डेट्स भी याद कर लेंगे, ये जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो अब हम चित्र के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि चित्र नंबर हमारा 3 है। तो इसमें देखिए क्या दर्शाने की कोशिश की गई है, जो कि देखिए, न्यूयन राजवंश के खिलाफ चढ़ाई का नेतृत्व करने वाले फ्रांसीसी अफसर फासिस गार्नियर की दरबारी सिपाहियों के हाथों हत्या का दृश्य है। तो गार्नियर उस फ्रांसीसी दल का सदस्य था जिसने मैकोंग नदी की खोज की थी। तो देखिए, आप लोगों से ये भी कई बार क्वेश्चन किया जा सकता है कि मैकोंग नदी की जो खोज है वो किसने की थी। तो गार्नियर ने की थी 1873 में। तो इस फ्रांसीसियों ने गार्नियर को उत्तर के स्थित टोकिस प्रांत में फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित करने का जिम्मा सौंपा था, और उसने टाकिंग की राजधानी हानोई पर हमला तो किया, लेकिन इस युद्ध में वह खुद मारा गया। तो कहाँ पर इसने हमला किया था, उसने टोकिन की राजधानी हानोई पर एक तरीके से हमला किया था। तो देखिए, जिस तरीके से आप ये इस चित्र में देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये युद्ध में मारा गया था सैनिकों के द्वारा। ऑलराइट, अब चित्र 4 की हम बात करते हैं। तो इसमें आप देख ही पा रहे होंगे कि जो फ्रांसीसी अवशेषण बल द्वारा तैयार किया गया मैकोंग नदी का उत्कीर्ण चित्र है। तो इसमें क्या दर्शाने की कोशिश की गई कि जो दुनिया भर में औपनिवेशकारों ने नदियों की खोजबीन की थी, तो उनके नक्शे बनाए थे, तो उस औपनिवेशिक शासकों ने इस बात को जानने का प्रयास करते हुए इन को नक्शों का निर्माण किया था कि कौन सी नदी कहाँ कहाँ से होकर जाती है और उसका उद्गम स्थल क्या है, और वह कैसे कैसे भूभागों से होकर जाती है। ये जानकारी के आधार पर उनका व्यापार और परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जा सकने वाला एक तरीके से उपकरण जो होगा वो किस तरीके से वहाँ पर काम करेगा। और इन खोजी अभियानों के दौरान असंख्य नक्शे और तस्वीरें बनाई जाती थी,
जिससे कि वो अपने व्यापार एक तरीके से साम्राज्य को बढ़ाने की जो उनकी साम्राज्यवादी भावनाएं होती थी, जिससे वो उनको अंजाम दे सके। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब एक तरीके से हम मशहूर नेत्रहीन शायर नगुयेन दिन दिन चियों के बारे में हम एक तरीके से बात करते हैं, जो कि 1822 से लेकर 1880 तक उनका जन्म रहा था। तो उन्होंने एक तरीके से देश की दुर्दशा पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि मैं चीर अंधकार में जीने को तैयार हूँ। मुझे गद्दारों का मुंह देखना मुझे मंजूर नहीं। मुझे कोई आदम जात न दिखे, कोई बात नहीं। किसी इंसान की पीड़ा मुझे मंजूर नहीं। मैं कुछ न देखूं, कोई बात नहीं। वतन को छिन भिन होते नहीं देख सकता। तो एक तरीके से यह नेत्रहीन शायर न्यूगेन दिन ची की एक तरीके से खुद की आप बीती है, जो कि एक तरीके से उन्होंने शोक के द्वारा एक तरीके से प्रकट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम बात करते हैं दूसरे हेडिंग की, जो कि दिया गया है कि फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की ज़रूरत क्यों थी। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं उपनिवेशों की ज़रूरत आखिर क्यों थी। तो देखिए इस ज़माने में एक तरीके से जो प्राकृतिक संसाधन थे उन्हें हासिल करने के लिए ज़रूरी साज सामानों को जुटाने के लिए उपनिवेश बनाना ज़रूरी था। इसके अलावा एक तरीके से जो फ्रांसीसी थे, तो उन फ्रांसीसियों को भी लगता था कि दुनिया के पिछड़े समाजों तक जो सभ्यता है उसकी रोशनी पहुँचाना, उनके विकसित करना एक तरीके से यूरोपीय राष्ट्रों का दायित्व है। तो फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा इलाकों में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहली वहाँ नहरें बनाई और जल निकासी का प्रबंध एक तरीके से शुरू किया। यानी कि अब वो एक तरीके से धीरे धीरे कुछ साज सामान एक तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि वो अपने जीवन को व्यतीत कर सके। और उन्होंने सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई और बहुत सारी जो है नई नहरें और भूमिगत जलधाराएं बनाई। उससे हुआ क्या कि 1873 में चावल की खेती केवल 2,74,000 हेक्टेयर इलाके में होती थी, और 27 साल बाद यानी कि सन 1900 में यह क्षेत्रफल 11 लाख हेक्टेयर और 1930 में बढ़कर 22 लाख हेक्टेयर हो गया था। अब इसी के देखते हुए 2/3 चावल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने लगा, जिससे एक तरीके से उनका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ, जिससे 1931 तक वियतनाम दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। तो यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक तीसरा देश बना 1931 में, वो कौन सा था? वियतनाम। तो यानी कि एक तरीके से काफ़ी जो पिछड़ा हुआ देश था वो अब क्या बन गया था? वो एक तरीके से सबके लिए मिसाल बन गया था। ठीक है, तो इसी दौरान व्यापारी जो थे उन वस्तुओं के आवागमन, फौजी टुकड़ियों की आवाजाही और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए संरचनागत परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया, और पूरे इंडो चाइना से गुजरने वाला विशाल रेल नेटवर्क एक तरीके से उन्होंने बनाया। इसके माध्यम से वियतनाम के उत्तरी व दक्षिणी भाग चीन से जुड़ गए, और ये रेल नेटवर्क चीन में स्थित येनान प्रांत तक जाता था, और यह नेटवर्क 1910 में बनकर पूरा हुआ। और उसी समय एक और लाइन बिछाई गई जिसके जरिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन के रास्ते होते हुए वियतनाम के श्याम देश, उस समय थाईलैंड का यही नाम हुआ करता था। तो एक तरीके से ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ से बन जाता है कि श्याम जो है एक तरीके से किस देश का प्राचीन नाम है? तो ये थाईलैंड का प्राचीन नाम है। तो उससे जोड़कर एक तरीके से देखा जाता था। तो साल 1920 के दशक तक आते आते जो फ्रांसीसी थे उनकी व्यवसायी और कारोबारी से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वियतनाम सरकार पर इस बात के लिए और दबाव डालने लगे, और संरचनागत परियोजनाओं को भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाने लगा। तो संरचनागत होता क्या है? तो इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो इसमें ये संरचनागत एक तरीके से एक नया शब्द है। तो ऐसी विशाल परियोजनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। बड़ी सड़कें परियोजना, रेल नेटवर्क या बिजली घर आदि इसी तरीके की परियोजनाएं को हम क्या कहते हैं? संरचनागत। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। तो क्या उपनिवेशों का विकास करना ज़रूरी है? तो उपनिवेशों का विकास करना क्या ज़रूरी है, इस बात को भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सीधा सीधा उपनिवेश का मतलब होता है एक तरीके से दूसरे देशों से आए हुए व्यक्तियों की एक तरीके से जो बस्ती होती है उन्हें हम उपनिवेश कहते हैं। तो उनका विकास करना एक तरीके से जाहिर सी बात है कि उनका विकास करना एक तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो स्वामी राष्ट्र हैं वो अपने हितों के लिए
इनका विकास करते हैं। और प्रभावशाली कुछ लेखकों का ये भी मानना था कि जो नीति निर्माता पॉल ब्रोड जैसे एक तरीके से कुछ लोगों का ये मानना था कि जो उपनिवेश है उनकी मदद से अर्थव्यवस्था का विकास करना जरूरी है। उनका कहना था कि जो उपनिवेश है वो मुनाफा कमाने के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए अगर गुलाम देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और और वे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, जिससे बाजार फैलेगा और फ्रांसीसी व्यवस्थाओं को एक तरीके से अधिक फ़ायदा होगा। तो बर्नार्ड ने वियतनाम की आर्थिक प्रगति को बाधित करने वाली कई बातें गिनवाई थी, जिसमें जैसे देश आबादी ज़्यादा जैसे मतलब देश की आबादी ज़्यादा थी, खेती का उत्पादन स्तर कम था और किसान भारी कर्जे में डूब गए थे। तो ग्रामीण गरीबी कम गरीबी कम करने के लिए, खेती और उत्पादन बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी था कि वियतनाम में भी उसी तरीके की भूमि सुधार किए जाएं जैसे कि तरह तरह के जो सुधार 1890 में जापान में किए गए थे। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि जो एक तरीके से सुधार थे वो रोजगार में भी मिल जाएंगे। जैसा कि जापान के अनुभवों से स्पष्ट हो चुका था कि नए रोजगार पैदा करने के लिए इकोनॉमी जो है उसका औद्योगिकरण करना जरूरी है। और वियतनाम के औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से चावल की खेती और रबड़ के बागानों पर आश्रित था। तो देखिए वियतनाम एक तरीके से अपने आप में चावल का उत्पाद करने और रबड़ का उत्पाद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और इन पर फ्रांस वियतनाम में के मुट्ठी भर धनी तबके का स्वामित्व था और इस क्षेत्र में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रेल और बंदरगाह की सुविधाएं एक तरीके से जो है वो विकसित की जाती थी, क्योंकि जो रबड़ है और उनके बागान हैं वो वियतनामी मजदूरों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था करती थी। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का मतलब होता है जो कि वियतनाम के बागान होते थे तो कुछ इस तरीके की जो मजदूरी की व्यवस्था होती थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होती थी। तो इस व्यवस्था में मजदूर जो थे ऐसे अनुबंधों के तहत काम करते थे जिनमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे, जबकि मालिकों को बेहिसाब अधिकार मिलते थे। अगर मजदूर अनुबंध की शर्तों के हिसाब से अपना काम पूरा न कर पाए तो मालिक उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर देते थे और उन्हें सजा देते थे और जेलों में डाल देते थे। तो इसका मतलब होता है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। तो ये एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो है वो केवल मालिकों के लिए काम करती थी। तो बर्नार्ड की इस पर यह राय थी कि विपरीत जो फ्रांसीसी हैं उनके वियतनाम की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए जाएंगे और ग्रामीण इलाकों में जमींदारी का बोलाबाला था और जीवन स्तर जो है वो लगातार इसी तरीके से गिरता गया। ठीक है, तो देखिए आप ये चित्र देख पा रहे होंगे जो कि चित्र 5 है। इसमें वियतनाम में एक फ्रांसीसी हथियार सौदागर 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें आखिर बताने की क्या कोशिश की गई है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो मुनाफा कमाने के लिए वियतनाम में घूमते रहते थे और ये सौदागर उन लोगों में से था जिन्होंने फ्रांसीसियों को वियतनाम में अपने अड्डे खोलने के लिए तैयार किया था। ऑलराइट, तो हम लोगों ने एक तरीके से इसके बारे में भी पूरी तरीके से जान लिया कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था किस तरीके से की जाती थी वियतनामियों के लिए। तो एक तरीके से हम लोगों ने पहले हेडिंग में बात की जो चीन था वो एक तरीके से जो इंडो चाइना था वो चीन की साय से किस तरीके से आज़ाद हुआ। फिर हम लोगों ने एक तरीके से बात की जो फ्रांसीसी है तो फ्रांसीसियों ने किस तरीके से औपनिवेश जो है उसका विकास किया और औपनिवेश जो था वो क्यों ज़रूरी था। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे औपनिवेशिक जो शिक्षा थी इसमें क्या क्या जो दुविधाएं थी वो दुविधाएं एक तरीके से लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। तो देखिए इसमें एक तरीके से हम लोगों को ये सिमिलर बात मिलती है कि जो पहले तो देखिए तो फ्रांसीसियों ने एक तरीके से जब वियतनाम पर एक तरीके से कब्जा किया तो इसमें हमें आर्थिक शोषण देखने को मिलता है और इसी के साथ हम लोगों को मिलता है कि एक तरीके से इनका विचार ये भी था कि इन लोगों को सभ्य बनाया जाए। तो जिस तरह भारत अंग्रेज़ों से दावा करता था कि उनको भी वो सभ्य बनाना चाहता है, तो इसी तरीके से फ्रांसीसियों का दावा था कि वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित कराया जाए। तो उनका विश्वास ये था कि जो यूरोप में एक तरीके से विकसित सभ्यता कायम हो चुकी थी, तो इसलिए वे मानते थे कि औपनिवेशों के आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपीय का ही दायित्व है और इस दायित्व की पूर्ति करने के लिए वो स्थानीय संस्कृति, धर्म व परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो इसमें भी कोई वो बुराई नहीं मानते थे। एक तरीके से वो भी उस चीज़ को अच्छी बात मानते थे कि एक तरीके से
जो नई आधुनिक सभ्यताएं हैं उनको विकसित करने के लिए अगर पुरानी सभ्यताओं को नष्ट करना पड़े तो वो कोई बुरी बात नहीं है। और यूरोपीय शासक इन संस्कृति, धर्म और परंपराओं को पुराना व बेकार मानते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये आधुनिक विकास को रोकती है। क्योंकि पुरानी संस्कृतियों और सभ्यताओं को ये इस तरीके से देखते थे कि जो देसी जनता है, जो देसी लोग हैं, उनको शिक्षित बनाना काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अहम माना जाता था। लेकिन वियतनामी शिक्षा का प्रसार करने से पहले फ्रांसीसियों को एक और दुविधा हल करनी पड़ती थी। दुविधा इस बात को लेकर थी कि जो वियतनामी हैं वो किस हद तक कितनी शिक्षा दी जाए, और फ्रांसीसियों को शिक्षित कामगारों की ज़रूरत थी। लेकिन गुलामों को पढ़ाने लिखाने में समस्या यह पैदा हो सकती थी कि जो शिक्षा है वो प्राप्त करने के बाद जो वियतनाम के लोग हैं वो औपनिवेशिक शासन पर सवाल न उठा दे। और इतना ही नहीं, बल्कि जो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक हैं, जिन्हें क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं कि एक तरीके से फ्रांसीसी नागरिकों को जो एक तरीके से इंडो चाइना के अंदर रहते थे, यानी कि वियतनाम के अंदर जो फ्रांसीसी नागरिक रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कोलोन कहा जाता था। तो यह भी उनको भय था कि जो स्थानीय लोगों में उनकी शिक्षा के प्रसार से कई जो काम धंधे हैं और नौकरियां हैं उनके हाथ से ये चली ना जाए। और इन लोगों में कोई शिक्षक, कोई दुकानदार, तो कोई पुलिसकर्मी था। इसीलिए ये लोग वियतनामियों को पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने का विरोध करते थे, ताकि एक तरीके से जो औपनिवेशिक शासक है उसे इनके कोई खतरा पैदा ना हो। ऑलराइट। और आधुनिक सोच में हम देखते हैं कि जो शिक्षा की भाषा थी वो क्या कहती थी, वो किस तरीके से काम करती थी। तो देखिए, एक तरीके से जो वियतनाम में फ्रांसीसी लोग एक तरीके से औपनिवेश लोग रहते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही थी शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसी लोगों को इन समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा था, क्योंकि जो अभिजातीय तबके के लोग थे वो चीनी संस्कृति के गहरे तौर पर प्रभावित थे। वो चीनी संस्कृति को ही अपना सब कुछ मानते थे। परंतु जो फ्रांसीसी की सत्ता थी वो सरल आधार पर प्रदान किए गए इन प्रभावों को समाप्त कर देना चाहती थी, और उसके फलस्वरूप उन्हें वे पहले परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के सुनियोजित ढंग से तहस नहस कर वियतनामियों को फ्रांसीसी किस्म के स्कूल खोल देना चाहती थी। और उन्होंने ये किया भी। लेकिन ये इतना भी आसान काम नहीं था। जैसे कि एक तरीके से भारत में जो औपनिवेशिक सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे से जो है वो अंग्रेजी भाषा का पाठ्यक्रम उन्होंने बनाना शुरू किया, जिससे वो जो इंग्लैंड की एक तरीके से संस्कृति है वो भारत में भी स्थापित कर पाए, और वो उस चीज़ में एक तरीके से कामयाब रही भी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूनाइटेड किंगडम ने समस्त विश्व पर एक तरीके से अपना एक तरीके से उन्होंने कब्जा किया था, और जहाँ पर भी उन्होंने कब्जा किया था वहाँ पर अपनी अधिकतम जो है वो भाषाओं को छोड़ा था। जैसे कि आप जानते होंगे कि अधिकतम जो एक तरीके से विश्व में देश है वो अंग्रेजी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से जो वियतनाम था, तो वियतनाम में भी इस तरीके से जो फ्रांसीसी थे वो भी इसी तरीके से चाहते थे कि वहाँ पर जो चीनी भाषाएं बोली जाती है और चीनी संस्कृतियों को वहाँ पर अपनाया जाता है, तो इसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए, और वहाँ पर वियतनामी एक तरीके से वियतनाम में फ्रांसीसी स्कूल खोले जाएँ, जिनमें छोटी कक्षाओं को एक तरीके से वियतनामी भाषा का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, और बड़ी कक्षाओं को एक तरीके से फ्रांसीसी भाषा का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। जिसके फलस्वरूप होगा क्या कि जो फ्रांसीसी संस्कृति है वो उसके प्रति प्रेम करेंगे और उसका एक तरीके से सम्मान करेंगे। तो इस चीज़ को और इन विचारों को रखते हुए वो इन चीज़ों को मानते थे। तो ऐसे में जो श्रेष्ठता थी वो उनके कायल हो जाएंगे, और फ्रांसीसियों को ऐसे लगन करने में एक तरीके से उन लोगों को सहायता प्रदान होगी। एक तरीके से अगर ऐसा होगा कि अगर फ्रांसीसियों के प्रति और फ्रांसीसी संस्कृति के प्रति उनका प्रेम होगा, तो क्या होगा कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान बात हो जाएगी। परंतु इसमें भी एक तरीके से बहुत कम जो है वियतनाम में बहुत कम प्रतिशत लोग ही एक तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते थे, और उनमें भी कई प्रतिशत जो बच्चे होते थे उनको फेल कर दिया जाता था। ठीक है। तो साल 1925 की मैं आपको एक तरीके से आंकड़ा देता हूँ, जिसमें 1.7 करोड़ की आबादी में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाले जो छात्रों की संख्या थी वो 400 से भी कम थी। तो आप देख ही सकते हैं कि वियतनाम में एक तरीके से जो शिक्षा की पद्धति थी वो किस तरीके से काम करती थी। एक तरीके से लोगों को, यानी कि जो एक तरीके से फ्रांसीसी उपनिवेशवादी वहाँ पर लोग रहते थे, उनको ये डर था कि वो अपनी शिक्षा को पूर्ण करके एक तरीके से उनके लिए खतरा न बन जाए। ठीक है। तो उनके लिए खतरा न बन जाए, इसलिए वो
उन्हें ज़्यादा पास नहीं करते थे। तो स्कूली किताबों में फ्रांसीसी का गुणगान किया गया और इसी तरीके से जो औपनिवेशिक शासन था उसे सही ठहराया गया और वियतनामियों को आदिम और पिछड़ा दर्शाया गया। यानी कि जो वियतनामी लोग थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पिछड़ा हुआ माना जाता था। उन्हें माना जाता था कि वो शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में एक तरीके से बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा नीचे तबके के लोग हैं, और फ्रांसीसियों का यानी कि फ्रांसीसियों ने अपना ही गुणगान उनसे कराया। तो वो चाहते थे कि जो शारीरिक श्रम है तो वो उनके लिए करें और बौद्धिक कर्मों के लिए वो लायक नहीं है, और वे खेतों में काम तो कर सकते हैं लेकिन अपना शासन खुद नहीं चला सकते। वे माहिर नक्सली तो हैं पर उन्हें रचनाशीलता नहीं है, और स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाता है और वियतनाम में केवल फ्रांसीसी ही शांति कायम जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि भारत में भी जो एक तरीके से यूनाइटेड किंगडम के एक तरीके से लोग आए थे जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं, तो जब ब्रिटिशर भारत में एक तरीके से कब्जा करने के लिए आए थे तो कुछ इसी तरीके के विचारों को उन्होंने भारत में फैलाया था कि जो भारतवासी हैं वो तो एक तरीके से इस तरीके के हैं, वो उस तरीके के हैं, वो एक तरीके से अच्छा शासन नहीं कर सकते। एक तरीके से जो ब्रिटिशर हैं वो भारत में एक तरीके से अच्छा शासन प्रणाली यहाँ पर मौजूद कर सकते हैं, या एक तरीके से वो सिस्टम को एक तरीके से बना सकते हैं। तो यही जो विचार है लगभग लगभग वियतनाम में भी फ्रांसीसियों ने एक तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आधुनिक दिखने की चाह। तो आधुनिक दिखने की आखिर ये चाह क्या थी, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं। तो एक तरीके से आधुनिक दिखने की चाह भी जो थी वो 1907 में टोकन फ्री स्कूल को खोल करके एक तरीके से वो लोगों के बीच बनाई गई। क्योंकि एक तरीके से टोकन फ्री स्कूल का मतलब क्या था कि ऐसी शिक्षा की पद्धति को वो एक तरीके से वहाँ पर मौजूद करना चाहते थे जिसमें विज्ञान, व्यवस्था और फ्रांसीसी भाषाओं की कुछ कक्षाएं जो थी वो शामिल थी, और वो जो शाम को लगवाई जाती थी उनके लिए अलग से फीस ली जाती थी, यानी कि जो फीस चार्ज था उनके लिए बिल्कुल अलग से लिया जाता था, जो कि आधुनिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से वो देखी जाती थी। तो इनमें एक तरीके से क्या एक्सपेक्टेशन की जाती थी स्टूडेंट से कि वो अपने बालों को एक तरीके से छोटा रखेगा, और जो फ्रांसीसी एक तरीके से सभ्यताएं हैं उनकी सभ्यताओं के हिसाब से भी वो चलेगा, और आधुनिक बनने के लिए वियतनामियों को पश्चिम के लोगों जैसा ही दिखना पड़ेगा, इस तरीके से वो एक्सपेक्टेशन उनसे करते थे। और इसलिए यह स्कूल अपने छात्रों में पश्चिमी शैलियों को अपनाने के लिए उकसाता था। मसलन बच्चों को छोटे बाल रखने होते थे, और उन्हीं के लिए वियतनामियों के लिए एक तरीके से जो पहचान थी वो पूरी तरीके से बदल डालने वाली बात थी। और अगर हम देखें एक तरीके से वियतनाम में, तो वियतनाम में पारंपरिक रूप से जो है वो बाल लंबे रखे जाते थे, परंतु वो उनकी सभ्यता के और संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध था कि बाल छोटे रखना। तो इसी आमूल परिवर्तन का महत्व स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बाल कटाई श्लोक तक गढ़ लिया था। तो वो श्लोक इस तरीके से था कि बाएं हाथ में कंधा थामो, दाएं हाथ में कैंची, कच कच कपच कपच, खबरदार ख्याल रखो, वही हाथ आदतें छोड़ दो, और बच्चे जैसा क्यों करते हो, मुंह खोलकर बोलो, बेधड़क पश्चिमी तौर तरीके सीखो। तो इस तरीके से कुछ श्लोक जो है वो उन्होंने प्रतिपादित किए थे। ठीक है, तो देखिए चित्र 6 में एक तरीके से क्या दर्शाने की कोशिश की गई है, तो इसमें आप व्यंग्यचित्र चित्र में वियतनामी का मजाक उड़ाते दिखाया जा रहा है जिसमें पश्चिमी रंग ढंग में ढल गए हैं। तो देखिए, तो एक तरीके से इसमें वियतनामियों का मजाक उड़ाते दिखाया जा रहा है। इसमें देखिए, तो इसमें क्या देखने को हमें मिलता है कि इसमें अपनी संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी कपड़े पहनना और टेनिस खेलना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इसमें ये दिखाया गया है। तो स्कूलों में विरोध के स्वर, तो स्कूलों में आखिर विरोध के स्वर किस तरीके से उठे, ये भी हम थोड़ा जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखिए, स्कूलों में विरोध के स्वर को हम थोड़ा सा एक तरीके से छोटे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक तरीके से जो फ्रांसीसी हैं और फ्रांसीसी लोग और एक तरीके से वियतनामी लोग, जब फ्रांसीसी वियतनाम में एक तरीके से कब्जा कर रहे थे तो वहाँ पे जैसे वो उपनिवेश बनकर रह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जब एक तरीके से फ्रांसीसी स्कूलों को खोलना शुरू किया तो धीरे धीरे से वहाँ पर फ्रांसीसी और वियतनामी जो है लोग एक तरीके से पढ़ने लगे। परंतु सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जो वियतनामी वो को एक तरीके से उनकी संस्कृति अपनानी पड़ रही थी, तो वो उस संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध थे, और उसी के विरुद्धता के चलते हुए जो फ्रांसीसी थी, तो फ्रांसीसी संस्कृति का उन्होंने विरोध किया और एक तरीके से उस पाठ्यक्रम को एक तरीके से उनमें मेन मेक निकालना शुरू किया। तो इसी तरीके की 1926 की एक घटना है जो कि नेटिव गर्ल्स स्कूल की, एक तरीके से वहाँ पर क्या हुआ कि एक मोमेंट छिड़ गया, यानी कि एक आंदोलन छिड़ गया। वो आंदोलन इसलिए था कि जो एक तरीके से वहाँ पर
ये वियतनामी लड़कियां बैठी हुई थी तो उन्हें उठा करके पिछली कतार में जाकर बैठने के लिए बोल दिया गया। तो उससे ये आंदोलन छिड़ गया कि जो फ्रांसीसी लड़के थे उनको आगे बैठा दिया गया। तो इसमें भी कई सारे जो हम लोगों को भेदभाव है वो देखने को मिलते हैं। तो यानी कि जो फ्रांसीसी है और वियतनामी है उन लोगों में कई सारे भेदभाव और ऊंच नीच देखने को हम लोगों को मिलते हैं कि जो वियतनामी लोग थे उन लोगों को जो फ्रांसीसी है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तबके का लोग मानते थे और उन्हें बात बात पर दबाने की एक तरीके से वो कोशिश करते थे। तो जो अन्य यूरोपियन शक्ति की तरह जो फ्रांस थे वो अपनी आधुनिक संस्कृतियों को वियतनाम के लोगों पर थोपना चाहते थे और उनका मानना था कि जो वियतनामी है उनको सुधारने के लिए ये आवश्यकता है कि जो फ्रांसीसी लोग हैं वो स्थानीय लोगों को इसलिए भी शिक्षित करना चाहते हैं ताकि क्लर्की करने के लिए उन्हें शार्मिक मिल सके, लेकिन वे अच्छी शिक्षा देने से बचते रहे। उन्हें डर था कि कहीं अच्छी शिक्षा देने से उनमें जागृति न आ जाए और जिससे उनकी जो औपनिवेशी शासकों के लिए है वो खतरा न बन जाए। तो ये कई सारे एक तरीके से उन लोगों के लिए खतरा बन जाया करती थी। तो इसी तरीके की घटना है कि शिक्षक और छात्र सिलेबस में लिखी हुई बातों को पूरी तरीके से नहीं मानते थे। कुछ उस चीज़ों का विरोध भी करते थे और कुछ चुपचाप भी बैठ जाते थे। जब निचली क्लासों में वियतनामी शिक्षाओं की संख्या बढ़ने लगी तो इस पर जो है नियंत्रण रखना संभव नहीं रहा और वास्तव में क्या पढ़ाया जा रहा है वियतनामी में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जन्म देने के लिए स्कूलों ने एक तरीके से अहम भूमिका निभाई। तो 1920 के दशक में आते आते छात्रों ने और छात्र छात्राओं ने राजनीतिक पार्टियां बनानी शुरू कर दी और राष्ट्रवादी पत्रिका भी निकाली और यंग अन पार्टी एक राजनीतिक पार्टी और अननीज स्टूडेंट एक पत्रिका, इसमें बहुत सारी पत्रिकाएं उन्होंने निकालना शुरू कर दी। तो देखिए, तो अन्नान के विद्यार्थियों ने एक तरीके से पत्रिका जो है उन्होंने निकाली। तो पाठशालाएं जो थी वो राजनीतिक संस्कृति संघर्ष के अखाड़े में एक तरीके से तब्दील होने लगी और शिक्षा नियंत्रण के माध्यम से फ्रांसीसी वियतनाम पर एक कब्जे के मामले पर मजबूत करने में फिराक में थी, जो कि जनता के मूल्य मान्यताओं तौर तरीकों और रवैयों को बदलने का प्रयास करने लगे ताकि लोग फ्रांसीसी सभ्यताओं को श्रेष्ठ और वियतनामी को कमतर मानने लगे। दूसरी तरफ वियतनामी बुद्धिजीवियों को लगता था कि फ्रांसीसी के शासन में वियतनाम न केवल अपने भूभाग पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है बल्कि अपनी पहचान भी गंवाता जा रहा है, क्योंकि उनकी संस्कृतियों को एक तरीके से अपमानित किया जाता रहा था और लोगों ने राजा प्रजा वाला भेदभाव एक तरीके से वहाँ पर शुरू कर दिया और फ्रांसीसी औपनिवेशिक शिक्षा के खिलाफ चल रहा जो संघर्ष था उसमें औपनिवेशवाद के लिए विरोध किया गया और स्वतंत्रता के हक के चलने वाले व्यापक संघर्ष का एक तरीके से बहुत बड़ा वो हिस्सा बन गया। ठीक है, तो वियतनामियों को पहली चीज़ इसमें एक तरीके से हम लोगों को ये जानने की कोशिश मिलती है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है योगदान जो है वो वियतनामियों का फ्रांसीसियों के अगेंस्ट रहा है, यानी कि उनके विरोध में रहा है। ठीक है, और इसमें ये भी चीज़ हमें जानने की मिलती है कि जो फ्रांसीसी लोग थे वो उनकी सभ्यताओं को नष्ट करना चाहते थे और सभ्यताओं को नष्ट करके अपना प्रपंच जो है वो यहाँ पर लहराना चाहते थे। यानी कि वो किस तरीके की भावनाएं रखते थे, वो साम्राज्यवाद की भावनाएं अपनी रखते थे ताकि वो फ्रांसीसी सभ्यता और संस्कृति का विकास वियतनाम में कर सके। ठीक है, और ये भी हमें जानने को मिलता है कि जो फ्रांसीसी लोग थे वह वियतनामी लोगों को अपने आप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और एक तरीके से उन्हें अशिक्षित समझते थे, यानी कि एक तरीके से वो उन्हें देसी मानते थे। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें ये समझने की कोशिश मिली। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 1802 में हुआ क्या था कि न्युआन राजवंश के अंतर्गत राष्ट्रीय एकीकरण के प्रतीक न्युएन आन के सम्राट के रूप में ताजपोशी होती है, जो कि 1867 में कोचीन चाइना यानी कि दक्षिण फ्रांस का उपनिवेश बन जाता है। उसके बाद 1887 में कोचीन चाइना, अन्नम, टाकिन कंबोडिया और बाद में लाओस को मिला कर इंडो चाइना यूनियन की स्थापना की जाती है। तो देखिए 1887 में किस किस चीज़ को मिला करके बनाई जाती है कि कोचीन चाइना, अन्नम, टाकिन कंबोडिया और बाद में लाओस को मिला करके क्या बनाया जाता है, इंडो चाइना यूनियन की स्थापना की जाती है। उसी के साथ साथ 1930 में हम देख सकते हैं कि जो हो ची मिन है वो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करता है। किस कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करता है, हो ची मिन्ह की। और उसी के साथ साथ साल 1945 में वियतनामिया
जन विद्रोह शुरू करते हैं और बाओ दाई को गद्दी से हटा दिया जाता है, जो कि हो ची मिन्ह हनोई में स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए 2 सितंबर को इस चीज़ का ऐलान करता है। उसी के साथ साथ हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है कि साल 1954 में डी एन बी एन फू के मोर्चों पर फ्रांसीसी सेना घुटने टेक देती है। किस मोर्चे पर? डी एन बी एन फू के मोर्चे पर। और 1961 में कैनेडी दक्षिण वियतनाम के लिए अमेरिकी सैनिकों की सहायता बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। तो एक तरीके से इसमें यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अमेरिका ने एक तरीके से वियतनाम पर आक्रमण क्यों किया। तो देखिए, अमेरिका को यह खतरा लगने लगा था कि वियतनाम में किसी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बहाल होने जाने से आसपास इलाकों में वैसी ही सरकारें बन जाएंगी जैसे कि अमेरिका नहीं चाहता था कि कम्युनिज्म फैले, और इसलिए अमेरिका ने वियतनाम पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और वियतनाम पर आक्रमण कब हुआ था? साल 1961 में। उसी के साथ साथ 1974 में यानी कि 1974 में पेरिस जो है पेरिस शांति संधि हुई, और इसी के साथ अगले साल यानी कि साल 1975 में 30 अप्रैल को NLF की सैनिक टुकड़ियाँ साइगान में दाखिल होती है, और 1976 में वियतनाम समाजवादी गणराज्य की स्थापना होती है। तो पूरी तरीके से जो वियतनाम गणराज्य की स्थापना हुई थी वो साल 1976 में हुई थी। ठीक है, वियतनाम समाजवादी गणराज्य की स्थापना। और साल 1945 में क्या हुआ था? साल 1945 में वियन में जन विद्रोह शुरू हुआ था और बाय दोई को गद्दी से हटा दिया गया था, जिसमें चिनमी हनोई को स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए 2 सितंबर में एक तरीके से बताया गया था। यानी कि साल 1945 में जो ये वियतनाम है पूरी तरीके से आज़ादी मिल गई थी, और उसके बाद आज़ादी मिलने के बाद इसको 30 साल तक का संघर्ष करना पड़ा, जो कि साल 1976 में इसकी ये पूरी की पूरी जो संघर्ष इसका सफल हुआ, और उसी की सफलता के साथ वियतनाम समाजवादी गणराज्य स्थापित कर पाया। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और मैं आपको साथ ही साथ इसके लिए बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं तो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप जो क्वेश्चन आपसे किया गया है तो आप उस क्वेश्चन के लिए एक तरीके से कुछ ऐसी नॉलेज और इस तरीके की लिखावट को लिखें जिससे कि सभी जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यानी कि आप उसके बारे में शिक्षा के क्षेत्र में भी लिखिए, शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ जो आपको वर्तमान की स्थितियाँ दिखती हैं वर्तमान की स्थितियाँ भी लिखिए, या उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी दीजिए और पॉजिटिव पॉइंट्स भी दीजिए। और ये बात याद रखिए कि उसको एक तरीके से पेज भरने की दृष्टि से नहीं बल्कि उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि जो एग्जामिनर है उसको चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। आई होप कि आपको आज का ये कम्प्लीटली जो है लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।